हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ शर्मा पे। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे हर वीडियो को अब आप लोग बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप लोगों की एक्सेप्टेंस के चलते ही मुझे जो है नई वीडियोज़ और जल्दी से जल्दी बनाने की जो प्रेरणा है वो मिलती रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये रिलेशन इसी तरीके से बनता रहे, इसी तरीके से चलता रहे। बच्चों, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि मेरी एक नॉर्मल वीडियोस के ऊपर जो है वो 200 से 250 या 300 व्यूज़ आराम से आ रहे हैं, लेकिन वो सभी बच्चे जो भी वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करूँगा, चाहे आप चैनल पे 1 मिनट के लिए आएँ, चाहे 2 मिनट के लिए आएँ या कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आएँ, तो आप आते ही एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे जो मोराल को एक बूस्टर मिलता है, मुझे और अच्छे से वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सभी अपने फ्रेंड सर्कल के पास इस चैनल को आगे से आगे एक बार फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब बच्चे ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारी इस वीडियोस का, इस ज्योग्राफी के सेक्शंस का और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो चलिए बच्चों, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओशनोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, यानी महासागरीय जल का परिसंचरण। बच्चों, महासागरीय जल के परिसंचरण को ध्यान में आते ही आप लोगों के मन में सबसे पहली बात जो आनी चाहिए वो ये है कि परिसंचरण जो है, मूवमेंट जो है जल की, वो या तो क्षैतिज रूप में होगी या फिर लंबवत रूप में होगी। क्षैतिज रूप का मतलब है यदि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा है जल, उसमें संचरण है, उसी तरह का मूवमेंट है, तो वो क्षैतिज मूवमेंट कहलाता है। हमने देखा था कि तीनों महासागरों की तल से लेकर गहराई जो है वो अलग अलग है। प्रशांत महासागर ज़्यादा गहरा है, जिसकी गहराई 10,000 मीटर के आसपास तक है। उसके बाद अंध महासागर 8,000 मीटर और हिंद महासागर 6,000 मीटर के आसपास गहरा है। तो जब महासागरों के सतह से उसके आंतरिक भागों तक जल का संचरण होता है वो लंब संचरण कहलाता है। दोनों ही सूरतों में मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ बच्चों, कि महासागरों के जल का संचरण केवल ऊपर की कुछ मोटाई तक, मोटी परत तक ही रहता है, और उस परत की मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की होती है। वैसे तो ये ज़्यादातर जो है वो 400 मीटर की गहराई तक संचरण होता है, परंतु 500 मीटर की गहराई से नीचे के जल में ज़्यादा संचरण या मूवमेंट हम नोट जो है वो नहीं करते हैं। यदि आप लोग ये समझ रहे हैं कि महासागरों का जल यदि किसी तट से टकरा रहा है तो वो पूरे महासागरों का जल आ जाता है या पूरे महासागर का जल उठकर तट की ओर भागता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जो जल को परिसंचरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो होती हैं हमारी विंड्स, यानी कि पवने। और पवनों का जो विस्तार है, पवनों का जो प्रभाव है, वो महासागरों सागरों में केवल और केवल 400 मीटर की गहराई तक ही होता है। ठीक है, प्रशांत महासागर 10,000 मीटर गहरा है, तो पवनों के ऊपर, चाहे वो स्थायी हो या फिर आपकी समयावर्ती वाली हो या फिर आपकी लोकल विंड्स हो, किसी भी पवन के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतनी गहराई तक परिसंचरण को प्रभावित कर सके। तो परिसंचरण को प्रभावित करने की जो मैक्सिमम स्पीड दर है वो 400 मीटर की गहराई तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि क्षैतिज हो या लंब, दोनों ही दिशा में या दोनों ही प्रकार से महासागरीय जल के परिसंचरण की जो मोटाई है वो 400 मीटर से ज़्यादा गहरी नहीं होती। तो क्षैतिज और लंबवत दोनों ही प्रकार से जो हमारा परिसंचरण होता है, तो 3 प्रकार की गतियां जो है वो पैदा होती हैं। पहली हैं तरंगे, दूसरी हैं महासागरीय धाराएं और तीसरी हैं ज्वार भाटा। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सी वेव्स, यानी समुद्री तरंगों, और महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारकों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि महासागरों की सतह पर केवल एक ही कारक ऐसा है जो तरंग या धाराओं को पैदा करने में या उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो कारक कौन सा है? पवने। तो पवनों के घर्षण से ही, जब पवने उन महासागरों की सतह के ऊपर रगड़ती हुई चलती हैं, तो वो क्या करती हैं? उस जल के अंदर संचरण पैदा करती हैं, उस जल की सतह पर दबाव पैदा करती हैं। तो उस दबाव के चलते महासागरों का जल अपनी सतह पर खड़ा खड़ा ऊपर नीचे और हल्का सा आगे पीछे होता है, जिसके चलते हमें ऐसा लगता है कि वो जल जो है, उस जल के कण जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। महासागरों का जो जल है वो केवल और केवल अपनी सतह पर खड़ा हुआ ही ऊपर नीचे की तरफ या आगे पीछे की तरफ संचरण करता है, जिसे हम महासागरीय या सागरीय तरंगे या समुद्री तरंगे कहते हैं। वेव का मतलब ही होता है बच्चों के एक लहर की तरह उठना, परंतु उसमें किसी भी वस्तु का, कणों का विस्थापन नहीं होता। अर्थात कि जो भी वस्तु आप किसी भी महासागरीय जल के किसी भी भाग के ऊपर रखते हैं,
और पवनों के घर्षण के चलते तरंगों का निर्माण होता है, तो वो वस्तु अपनी जगह नहीं बदलती, वो वस्तु वहीं पर यथावत बनी रहती है, परंतु हमें वो आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आती है। तो ये चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है, धाराओं और तरंगों में जो मुख्य अंतर है ना, वो यही होता है। तरंगों में वस्तुओं का, कणों का विस्थापन नहीं होता है, जबकि महासागरीय धाराओं में संपूर्ण जल का, ऊपर की सतह के जल का विस्थापन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में जो होती है ना, यही तरंगे बाद में जो है वो महासागरीय जलधाराओं या धाराओं का जो है वो रूप ले लेती हैं। बस सिर्फ इतना ध्यान आप रखें कि यहाँ पर जल क्या, कणों का विस्थापन नहीं होता, केवल शिफ्टिंग हमें महसूस होती है, परंतु वो ऊपर नीचे की तरफ या हल्के आगे पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समुद्री तरंगे कहते हैं। और रिचर्ड जो है हमारे स्कॉलर, ओशनोग्राफर, उन्होंने कहा है कि तरंगे महासागरों की जो तरल है, अमूमन सतह है, उस पर एक तरह का विक्षोभ होती हैं। विक्षोभ का मतलब है टर्बुलेंस होती हैं, यानी हमें वो मूवमेंट महसूस होती है, बट वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती। इसे ही जल के दोलायमान, सतह के दोलायमान को भी, या दोलायमान जो है वो कहा जाता है, जिसमें एक जल के कण जो है वो आगे नहीं बढ़ते, यद्यपि ये आगे बढ़ते हुए हमें महसूस होते हैं, जिसके बारे में मैंने जस्ट आपको बताया कि आप कहीं भी मिसकैलकुलेटिव ना रहें बच्चों। अगर आप तरंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहली बात आपको यही ध्यान में रखनी है कि उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं होता। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि तरंगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, पवन। पवन के प्रभाव से ही जो तरंग है या लहर है उसका जन्म होता है। इसका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ होता है, कुछ भाग जो है वो नीचे धंसा होता है। इसके बारे में मैं डायरेक्ट आपको एक डायग्राम के ऊपर ले जाना चाहूंगा, जिससे आप लोग इसको अच्छे से जो है वो कन्वे कर पाएंगे। तो बच्चों, इस मैप के अभी छोटे से डायग्राम पे मैं आप लोगों को समझा दूं कि महासागरीय तरंग, चाहे समुद्री तरंग होती हैं, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है इसका अपलिफ्ट भाग, दूसरा होता है उसका सब्सिडेंस भाग। यानी कि एक होता है उसका ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रिंग कहते हैं, और जो भाग इसके नीचे की तरफ धंसा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ये इस तरह की थ्योरी आप लोगों ने कोबर की पढ़ी होगी, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी के हिसाब से ये क्या है, हमारे एंटीक्लाइन है, ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे सिंक्लाइन कहलाते हैं। यही है पूरी तरंग, ठीक है। अब आते हैं तरंग की लंबाई क्या होती है। तरंग की लंबाई होती है एक श्रिंग, यानी कि श्रिंग ये भी ए है, ये श्रिंग बी है, तो तरंग की लंबाई है दो श्रिंग के बीच की दूरी, क्या कहलाती है, हमारी तरंग की लंबाई। याद रखें बच्चों, तरंग की लंबाई क्या होती है, दो श्रिंग के बीच की दूरी या फिर दो गर्त के बीच की दूरी हमारी तरंग की लंबाई कहलाती है। पहला है लंबाई, ठीक है। दूसरा आता है इसका ऊंचाई। तो तरंग की ऊंचाई क्या होती है, एक गर्त से, जहां हमारी गर्त डाउनफॉल खत्म कर लेती है, तो उस गर्त से लेकर श्रिंग, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है, यानी गर्त और श्रिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी तरंग की ऊंचाई कहलाती है। तो तरंग की लंबाई क्या है, दो श्रिंगों के बीच में या दोनों गर्तों के बीच में। और तरंग की ऊंचाई क्या है, एक गर्त और एक श्रिंग के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमारी ऊंचाई कहलाता है। अब आते हैं वेव पीरियड। वेव पीरियड का मतलब है कि वो तरंग जो है वो किस गति से, किस आवर्तकाल में चल रही है। मान लीजिए यहां पर कोई ए पॉइंट है, उस ए पॉइंट को, ठीक है, यहां मान लेते हैं यहां पे कोई ए पॉइंट है, यहां स्टार्टिंग से इस ए पॉइंट को ए श्रिंग पार करता है, और ए श्रिंग के पार करने के बाद बी श्रिंग उसे कितनी देर में पार करता है, उस समय अवधि को। जैसे कि यहां पर भी यही बात की हुई है, अगर ये कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हमारा ए सेक्शन जो है वो पार कर लेता है, और उसके उसी आवर्त पे, उसी लैंडमार्क पे जो बी पार्ट है उसी तरंग का, वो कितनी देर में पार करता है, इन दोनों के बीच की जो टाइम पीरियड होता है, जो गैप होता है टाइम का, वो क्या कहलाता है, हमारा वेव पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो तीन चीजें हमने देखी हैं, तरंग की लंबाई, दो गर्तों या दो श्रृंगों के बीच की दूरी, और ऊंचाई, एक गर्त और एक श्रृंग के बीच की जो ऊंचाई हाइट है वही तरंग की हाइट होती है या ऊंचाई होती है। वेव पीरियड होता है जब एक भाग के बाद दूसरा भाग कितनी देर के अंदर उस पॉइंट को पार करता है, वो हमारी तरंग की क्या कहलाती है, आवर्त वृत्ति या फिर वेव पीरियड जो है वो तरंग का कहलाती है। तो इसके बाद यही चीज यहां पर समझाई हुई है
कि तरंग में क्या है, एक श्रृंग होता है जिसे क्रस्ट ऑफ द वेव बोलते हैं, दूसरा धसा हुआ भाग यानी गर्त होता है जिसे ट्रफ ऑफ द वेव बोला जाता है। यहाँ पर भी वही चीज है, तरंग की ऊंचाई डिस्टेंस होता है हमारा किसमें, गर्त और श्रृंग का। लंबाई क्या होती है, दो तरंगों या दो श्रृंगों या दो गर्त के बीच की। और आवर्त काल क्या होता है, जब एक भाग तरंग का दूसरी भाग कितनी देर के बाद वो उस भाग को पार करता है। ठीक है बच्चों, तो तरंग की लंबाई भी हमने जस्ट अभी देखी कि क्या है, दो श्रृंगों के बीच, तरंग की ऊंचाई एक श्रृंग और एक गर्त के बीच में। इसके बाद बात करते हैं कि तरंग बनने के कारण क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉरी एक यहाँ पर पॉइंट रह गया है कि तरंग की गति, यानी कि कोई भी तरंग जो है वो किस गति से अपना कार्य करती है, किस गति से वो आगे बढ़ती है। तो तरंग की लंबाई यानी जितनी लंबी वो तरंग है और वो कितनी देर में पार कर ली है। मान लीजिए 150 किलोमीटर लंबी एक तरंग है और वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 5 किलोमीटर समझ लीजिए, सॉरी अगर यहां पर मैं बताऊं कि 15 मिनट में अगर वो उस क्षेत्र को पार करती है तो तरंग की गति इसी हिसाब से क्या हो जाती है हमारी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये हम अच्छे से जानते भी हैं। तरंग के बनने के जो अन्य कारण हैं, यह कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है, पहला और अंतिम कारण है पवन। लेकिन पवन किस प्रकार से तरंगों का निर्माण करती है, या तो वो दबाव डालती है या फिर घर्षण के द्वारा। तो तरंगों में जब दबाव और घर्षण के कारण ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज रूप से परिसंचरण होता है, वही तरंग का मूवमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पवन में गति होनी चाहिए। अगर स्टेबल पवन होगी तो तरंग सिर्फ दबाव डालेगी, जिसके चलते महासागरों सागरों का जल ऊपर नीचे की तरफ दोलायमान होगा। अगर पवनों के बहने की अवधि, यानी कि अगर वो फ्रीक्वेंटली बह रही हैं तो तरंगें निरंतर चलती रहेंगी। लेकिन अगर वो मौसमी बहती हैं या समय अनुसार बहती हैं तो भी पवनों के बनने की समय भी तरंग के बनने का समय भी पवनों के चलने या उसके स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। और अगर मैं बात करूं पवनों के निर्विघ्न बहने की, यानी कि अगर मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध में हम जानते हैं कि स्थल भाग ज्यादा है और जल भाग की कमी है। इन दोनों ही रूपों में अगर वहां पर तरंगों का निर्माण होगा तो स्थल भाग जो है वो पवनों के कारण, पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण तरंग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब विस्तार पूर्वक अपना जो निर्माण उसका नहीं होता। परंतु यदि दक्षिणी गोलार्ध के मैं बारे में बात करूं, जहां पर जल भाग अधिक है, तो वहां पर यदि कोई पवन महासागरों या सागरों के ऊपर से प्रवाहित होगी तो वो ज्यादा तरंगों का निर्माण कर पाएगी। तो ये चीज है, अगर वो निर्विघ्न बह रही है अर्थात काफी दूरी तक बह रही है, जितना समुद्र है उतनी ही दूरी तक पवन बहती है, तो तरंगों का निर्माण बड़े सुविधापूर्वक होगा। परंतु अगर वहां पर स्थल जल का वितरण है तो तरंगों के निर्माण में थोड़ी सी समस्या जो है वो देखी जा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जल स्तर वितरण भी कहीं ना कहीं इस जो हमारा एक फॉर्मेशन है वेव्स का उसको प्रभावित करता है। एक चीज आप अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, कि जो हमारी तरंगों की औसत ऊंचाई होती है, यानी कि कोई भी तरंग कितनी ऊंची हो सकती है, औसत 5 मीटर से 15 मीटर, ये औसत है अगर कोई सामान्य तरंग है तो। लेकिन अगर कोई सामान्य तरंग नहीं है, यानी कि कोई सुनामी है या किसी चक्रवात या तूफान के कारण कोई महासागरीय तरंग पैदा हुई है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो 15 मीटर से ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और तरंग की जो लंबाई है औसतन वो 65 से 133 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 400 मीटर की गहराई के बाद अत्यंत तीव्र पवनें भी समुद्रों में तरंगे जो है वो पैदा नहीं कर सकती। अर्थात अगर ऊर्ध्वाधर वितरण देखा जाए या ऊर्ध्वाधर प्रभाव देखा जाए तो पवनें 400 मीटर से ज्यादा गहराई के बाद जो है हमारे महासागरों में तरंगे उत्पन्न नहीं करती हैं। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो आते हैं तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार मैं आप लोगों को एक शॉर्ट एंड शॉर्ट तरीके से समझा देता हूं। यहां पर भी वही सारे शब्द लिखे होंगे, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक डायग्राम्स निकाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है वो है हमारा सी आने समझाने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, ये पवनों के घर्षण दबाव के चलते हमारी तरंगे हैं। ठीक है, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये क्या है, हमारा श्रृंग है, और ये जो केंद्र भाग है ये क्या है, हमारे गर्त है। तो एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, यानी कि हमारे तरंग की लंबाई कहलाती है। ठीक है,
और कहीं ना कहीं जैसा कि एक गर्त और एक श्रृंग के बीच की जो ऊंचाई है, दूरी है, वो क्या कहलाती है? हमारी तरंग की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तरंग की ऊंचाई। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जो आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले बात करते हैं सी की, यानी कि ये हमारी तरंग का एक रूप है, या ये कहूं कि ये तरंगों का मिक्स रूप है। बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर कोई महासागर है और उसके ऊपर कोई भी जो पवन है वो प्रवाहित होती है, उस पवन की यदि गति समान है, सबसे पहले क्या है, मान लीजिए उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, समान है, पहली बात। उसकी डायरेक्शन सेम है, यानी वो अपनी डायरेक्शन को बदलती नहीं है, ठीक है। और हमारा वाटर बॉडी यानी कि जल भाग जो है वो ज्यादा है या फिर काफी दूरी तक केवल जल है। तो अगर ये तीनों गुण एक साथ पाए जाएंगे तो जो तरंगे बनेंगी वो तरंगे ऐसा थोड़ी होगा कि एक तरंग तो 15 मीटर ऊंची हो गई, एक तरंग 10 मीटर ऊंची हो गई, एक तरंग 5 मीटर ऊंची हो गई, एक तरंग की लंबाई जो है वो 135 मीटर हो गई, 115 मीटर हो गई, किसी की 50 मीटर होगी। पॉसिबल नहीं है। यानी कि स्पीड, डायरेक्शन और वाटर कंटेंट की अवेलेबिलिटी अगर एक समान होगी तो वहां तरंग के निर्माण, तरंग की लंबाई, तरंग की ऊंचाई, तरंग का आवर्तकाल लगभग एक जैसा होगा। तीन गुण हम देख के आए हैं, तीनों ही गुण जो है वो एक समान होंगे। परंतु सी में ऐसा नहीं होता है। सी तरंग का ऐसा रूप है जहां पर विभिन्न दिशा से आने वाली पवने, विभिन्न गति से बहने वाली पवने और जल मार्ग को ज्यादा प्रभावित करने वाली पवने जो हैं, जो वो एक ही क्षेत्र में इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कि कभी कभार तूफान आ जाते हैं तो क्या है, कोई पवन पूर्व से आ रही है, कोई उत्तर पूर्व से आ रही है, कोई दक्षिण से आ रही है, कोई दक्षिण पश्चिम से आ रही है। तो विभिन्न क्षेत्र से आने वाली, विभिन्न गति से बहने वाली पवनें जब किसी जल राशि को प्रभावित करती हैं तब कुछ इस तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं कि कहीं से भी तरंग उत्पन्न हो रही है, कई तरंग एक दूसरे से टकरा रही हैं। ऐसी जो तरंगें होती हैं उससे हम सी कहते हैं। सबसे बड़ी बात, यहां पर जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, डायरेक्शन डिफरेंस होती है विंड की, जिसके कारण तरंगों का भी आवर्तकाल, तरंगों की ऊंचाई, तरंगों की लंबाई काफी अलग अलग होती है। ये अनियमित होती है, इर्रेगुलर होती है, बन भी जाती है, नहीं भी बन जाती। कब बन जाएगी, कब बिगड़ जाएगी, कब टूट जाएगी, नहीं पता। यानी कि इर्रेगुलर होती है, अनियमित होती है। वेव्स आर डिफरेंट अफेक्टेड बाय द विंड्स, यानी कि बड़े अलग अलग तरीके से विंड से इफेक्टेड होती हैं। इर्रेगुलर होती हैं, कंपोज्ड फॉर द मैनी सुपर इम्पोज, यानी एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी जो है तरंग बनती चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सी। अब आते हैं सेकंड में, स्वेल। जो सी में हमने कमियां देखी, जब वो कमियां दूर हो जाएं, यानी कि एक दिशा में गति से पवन बहे, एक दिशा से आए, एक गति से बहे और ज्यादा वाटर को प्रभावित करे, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल एक समान ऊंचाई की, एक समान लंबाई की और एक ही आवर्तकाल की जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होंगी। ऐसी प्रकार की तरंगों को स्वेल कहा जाता है। सिंपल है। फार फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द स्ट्रॉम वेव, यानी कि स्ट्रॉम एरिया से दूर, लार्ज वेवलेंथ एंड पीरियोडिक वेव्स, यानी कि जो तरंगे हैं वो बड़ी ऊंची होती हैं, लंबी होती हैं। ट्रेवल फास्टर देन द स्मॉलेस्ट वेव, ज्यादा तेज गति से स्वेल जो है वो ट्रेवल करता है। ट्रेवल ग्रेट एट डिस्टेंस, यानी कि ये बड़ी दूर तक दूरी जो है वो तय, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि वाटर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो बड़े आराम से दूरी तक वो एक समान भाव में चलता रहेगा। ठीक है। डीप वाटर वेव्स होती हैं, यानी ये मैक्सिमम गहराई तक प्रभावित करती हैं, यानी कि इन 400 मीटर की गहराई तक इसमें देखी जाती है। ठीक है। तो जब इस प्रकार की विशेषताएं मिले उसे हम स्वेल कहते हैं। सी में ये सारी चीजें नहीं थी, स्वेल में वो सारी चीजें ऐड होने जाती हैं, उसे हम स्वेल कहते हैं। फिर आते हैं हमारा तीसरा, शर्फ। शर्फ क्या है, स्वेल का ही एक रूप है। यानी जैसे ही जो स्वेल है या जो स्वेल है वो हमारा तट की ओर बढ़ता है, तट की ओर बढ़ते ही क्या सिचुएशन होती है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होती है। ये हमारा तटीय क्षेत्र है और ये हमारा जलीय क्षेत्र है। जब भी कोई जो तरंग है हमारे महासागरों से तट की ओर बढ़ती है तो जैसे ही वो तट पर पहुंचती है अचानक ही क्या होता है, उसकी गति, क्योंकि यहां पर क्या है, एकदम उसका उथला भाग आ जाता है, जिसके कारण उसकी जो स्पीड है, उसकी गति जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। जैसे ही गति कम होती है, सडनली पीछे से जो स्वेल आए, यानी पीछे वाली जो तरंग है वो उसको ऊंचाई की तरफ से आगे धकेलती है, उससे पीछे से जोर लगाती है, जिसके कारण उसकी जो ऊंचाई है यानी उसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। परंतु हाइट के बढ़ जाने का तट पर क्या प्रभाव होता है, क्योंकि तट आगे से क्या है, समतल है, समान है, जिसके कारण
उसका जो ढाल है, उसका जो स्लोप है, वो अचानक गिर जाता है। तीन तरह की चीजें, तट से टकराई तो स्पीड कम, जैसे ही स्पीड कम हुई लेकिन पीछे से तो स्पीड से तरंगे आ रही हैं, वो क्या करती हैं, अचानक दबाव लगाती हैं और एक जंप के तौर पर तटों पर आकर गिरती हैं, जिसके कारण ढाल जो है वो काफी कम होता है, ऊंचाई उसकी थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार जब मान लीजिए यहां से कोई जलधारा समतल भाग में बह रही है और अचानक यहां पर कोई ब्रेक मिल जाता है, तो पीछे से जलधारा एक जंप लगाकर तट तक पहुंचने की कोशिश करती है, जिस तरह की तरंग को हम क्या कहते हैं, सॉरी, लॉन्ग स्वेल बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोला जाता है, शर्फ। मैंने आपको बताया शर्फ है क्या, स्वेल का ही तटवर्ती रूप है। जब जो स्वेल है वो तट से टकराती है तो वो क्या बन जाती है, शर्फ बन जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए बच्चों, आगे का जो भाग है तरंग का वो तटीय क्षेत्र के समीप है, और ये एक्टिविटी आप लोगों ने देखी होगी कभी बार टीवी पे, मूवीज वगैरह में। ये क्या होता है, एक बड़ा जो स्वेल होती है, बड़ी जो तरंग होती है, जो सडनली पीछे से श्रिंग जिसका बहुत ऊंचा हो जाता है और वो तट पर आकर टकराती है इस तरीके से। मैंने बताया ना, पीछे से फोर्स लगता है तो वो जो स्वेल है वो शर्फ के रूप में काफी ऊंचाई से श्रिंग गिरता है, और जो गर्त है वो उसका वहीं खड़ा रहता है। देखिए इसका ये गर्त ऐसे ही है, लेकिन इसका जो श्रिंग है वो श्रिंग क्या करेगा, अचानक ऊपर की तरफ से तट पर आकर गिरेगा। तो तट पर आकर गिरता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, शर्फ कहते हैं, पहली बात। और शर्फ क्या है, देखिए थोड़ी देर के बाद यहां पर आपको एक व्हाइटनेस नजर आ रही होगी। पूरा महासागर क्या है, नीला है, लेकिन जहां पर यह शर्फ जो है वो टूटती है, ठीक है, यहां पर यह शर्फ क्या है, टूटकर आगे तट पर गिरती है, इसे हम ब्रेकर कहते हैं। यानी जहां पर ये जो शर्फ है तरंग ये टूटती है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकर बोलते हैं। और ब्रेक यानी कटा हुआ टूटा हुआ भाग हमारा शर्फ कहलाता है जब वो तट पर आगे गिरता है। और जब ये तट पर गिरता है, जैसे कि मैंने बताया ना, ये जो सेक्शन है ये आपको व्हाइट नजर आ रहा होगा, बाकी सारा आपका ब्लू है। तो जब ये टूटा हुआ भाग इस झाग के रूप में हमारे तट पर आकर गिरता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्वैश बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये किस तरह का होता है, ये फोम लाइन का होता है, फोम टाइप होती है, ये झाग होती है। झाग के समान जब ये तरंग टूटा, क्या है, शर्फ टूटी है, और कहां से टूटी है, श्रिंग से टूटी है। श्रिंग से टूटने के बाद वो बाकी जल वहीं गिर जाता है और कुछ भाग तट पर आकर पटक जाता है, जिसके कारण बड़ी तेज आवाज होती है। और जैसे ही वो तेज आवाज झाग के रूप में तट पर आकर गिरती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वॉश बोलते हैं। जिस तरह से ये दिखा रहा है, यहां पर एक तरंग उत्पन्न हुई और ये तरंग धीरे 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 आगे की तरफ झुकना शुरू हुई। जैसे जैसे इसका झुकाव ज्यादा हो जाता है, एक समय पर आकर ये टूट जाती है और आकर कहां गिरती है, तट पर। तो जैसे ही ये तट पर गिरती है, झाग का निर्माण करती है, बड़ी तेज आवाज करती है, उसे हम स्वैश बोलते हैं। तो जब ये स्वैश तट पर गिरने के बाद जैसे जैसे एक बार गिरी, इतने दूसरी तरंग पीछे से आती है, इतने में ये जो स्वैश है ये वापिस महासागरों की तरफ जो है वो बढ़ जाती है। ये झाग रूपी तरंग जब महासागरों की तरफ वापिस मुड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, बैक वॉश बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये बैक वॉश है। और यहां पर भी यही चीज है, ये तरंग की जो है टूटा हुआ भाग ये महासागरों की तरफ वापिस मुड़ जाता है झाग के रूप में, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बैक वॉश बोलते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, स्वेल है, जो टूटा हुआ भाग है शर्फ का वही बन जाता है स्वैश, और जब ही टूटने के बाद वापिस महासागरों की ओर जाती है, वो क्या बन जाती है, बैक वॉश बन जाती है। तो यह भी आप लोगों का कुछ इसी तरीके का डायग्राम है जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्पफुल है। आई होप बच्चों ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये काफी इजीएस्ट है टू अंडरस्टैंड, बस थोड़ी सी इसके नाम में कंफ्यूजन होती है, बट ये क्या करते हैं आपके किसी भी कंपटीशन लाइन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये सी क्या है, सी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जब विभिन्न प्रकार की पवनें एक ही जल मार्ग को या एक ही जल क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, तो एक इर्रेगुलर तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें सी कहते हैं। फिर यही हमारी इनकी लंबाई दिशाएं जो है वो अलग अलग होती हैं और अनियमित हैं, अव्यवस्थित हैं, इसे ही हम सी कहते हैं। फिर आता है स्वेल, ये तूफान के कारण उत्पन्न होती हैं और एक ऊंची या लंबाई वाली तरंगें होती हैं जो कि नियमित रूप से चलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वेल। फिर आते हैं शर्फ की तरफ, तट के निकट ये जो है उथला होने के कारण, उथला क्या होता है, जो कि कम गहरा हो,
जो महातरंग है यानी कि जो स्वेल है वो गर्त समुद्र तल के निकट टकराती है और घर्षण के चलते उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। लेकिन उसकी गति धीमी होने के चलते जो पीछे से तरंग का भाव है वो क्या करता है, ऊंची तरंग का निर्माण करता है जो कि काफी तीव्र होता है। तरंग गर्त अपनी जगह पर बनी रहती है और तरंग का जो श्रृंग है वो तेजी से ऊपर तट की ओर आगे बढ़ता है, जिसके कारण वो टूट जाता है, जिसे हम ब्रेकर कहते हैं। इस टूटी हुई तरंग को ही शर्फ बोला जाता है या फिर फेनिल तरंग बोला जाता है। टूटी हुई तरंग में गिरे हुए पानी में झाग उत्पन्न हो जाता है, जो कि झाग काफी तेज आवाज के साथ तट की ओर आगे बढ़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वाश बोलते हैं। और अंत में जब वही जल यानी स्वेश का जो जल है वो वापिस समुद्र में चला जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बैक वॉश बोलते हैं। तो अन्य तरंगों की भांति हम जानते हैं कि पवने ही जो है वो प्रमुख कारक हैं किसका, हमारी तरंगों के निर्माण में या तरंगों के बनने में। तो चलिए बच्चों, इसके बाद आती हैं तरंगों के प्रकार। 3 प्रकार की तरंगे हैं। सबसे पहली हैं प्रलयकारी तरंगे। प्रलयकारी तरंगे जब कभी भी महासागरों सागरों के तल पर ज्वालामुखी, भूकंप या फिर भूस्खलन जो है वो हालांकि महाद्वीपों या अंटार्कटिका, आर्कटिक महासागर या ग्रीनलैंड जैसे आइस कवर एरिया या आइस कैप एरियाज जो हैं वहां से जब बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग जो हैं वो टूटकर महासागरों में गिरते हैं तो उनकी झाल से एक बड़ी ऊंची तरंगों का निर्माण होता है, जिन्हें हम प्रलयकारी तरंगे कहते हैं। और सबसे बड़ी प्रलयकारी तरंगे जो हम नोट कर चुके हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो कहलाती है सुनामी। सुनामी जो है वो जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है अ ग्रेट हार्बर वेव, यानी कि बहुत बड़ी तरंग। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि तरंग का जो औसत ऊंचाई है वो 5 से 15 मीटर के आसपास होती है, परंतु जब जब सुनामी आते हैं, जब जब चक्रवात आते हैं, तो इन तरंगों की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर से भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और जब सुनामी आती है तो तरंग की लंबाई 150 किलोमीटर तक होती है, यानी कि वो तरंग 150 किलोमीटर, यानी एक वेव और दूसरी वेव के बीच में बड़ा लंबा डिस्टेंस होता है। और जितना लंबा डिस्टेंस होगा ना बच्चों, उतनी ही पावर जनरेट जो है वो तरंगों के अंदर होती है, ये ध्यान रखना। और इसकी गति जो है वो हमारी लगभग 960 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और जैसे ही ये तट के पास पहुंचती है ज्यादा विनाशकारी सिद्ध होती है। और इसकी ऊंचाई जैसे कि मैंने बताया ये 15 मीटर से भी ज्यादा होती है। और ये चीज है। इसके बाद आती हैं तूफानी तरंगे। तूफानी तरंगे हमने देखी हैं जब कभी भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो चक्रवातों के उत्पन्न होने के चलते महासागरीय सतह के ऊपर एक विभिन्न ऊंचाई वाली तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम तूफानी तरंग कहते हैं। और ये भी तटों के ऊपर बहुत ज्यादा विनाश लेकर आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, तरंगों में ज्यादा प्रभाव जो है वो गति नहीं होती, वेग इतना नहीं होता, परंतु ऊंचाई ज्यादा होती है। पवनों की गति के चलते वो पानी, वो जल जो है वो महासागरों के तट से या महाद्वीपों के तट पर पहुंचकर ज्यादा नुकसान करता है। फिर आती हैं अंतर्त तरंगे यानी कि इंटरनल तरंगे। इंटरनल तरंगे जैसे कि 400 मीटर की गहराई पर कई बार क्या होता है, पानी यानी जल के घनत्व में अंतर होने के चलते कई प्रकार से हमारी जो तरंगे हैं वो जल के आंतरिक भागों में उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम इंटरनल वेव्स कहते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो बहिर्जात बल हैं वो एक अपर्दनात्मक विनाशकारी बल होते हैं, जिसके चलते हमारे स्थल रूपों का जो है वो फर्स्ट जो पार्ट है उसका अन्य रूपों में कन्वर्जन होता है, परिवर्तन होता है। और इसमें जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारक है अपर्दनात्मक कारक, सबसे पहला है नदी। हालांकि आप इन्हें किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, इनका कोई परफेक्ट सीक्वेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समुद्री तरंगे सबसे अंत में बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला है पवन, दूसरा है आपका वायु, तीसरी है आपकी हिमानी, चौथा है आपका भूमिगत जल, 5वां है आपका समुद्री तरंगे। तो 5वां जो समुद्री तरंगे हैं यानी ये भी क्या है, बहिर्जात बल है। बहिर्जात बल होने के चलते ये जो आपकी डेनुडेशन प्रोसेस है, अनाच्छादन की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं, यानी कि इसमें अपर्दन भी होते हैं और निक्षेपण भी होते हैं। सागरों महासागरों की तरंगों के द्वारा जो निक्षेपण या अपर्दन होते हैं उनसे हमने देखा है कि वो प्लेटफॉर्म बनते हैं, क्लिफ्स बनते हैं, खाड़ियां बनती हैं, बीचेस बनते हैं, लेगून्स बनते हैं, केव्स बनती हैं, कंदराएं बनती हैं, ब्रिज बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो महासागरीय तरंगों के भौगोलिक महत्व को दर्शाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो महासागरीय हैं, महासागरीय तरंगों जो का जलधाराओं के साथ आगे क्या रिलेशन है, ये काफी कॉमन टॉपिक रहेगा। सो वी विल डिस्कस इट, बट ये मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार इन तरंगों को अच्छे से समझ लें, इन तरंगों को अच्छे से जान लें, ताकि जब मैं महासागरों की तरफ जाऊं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो।
अमूमन जो है इन तरंगों से रिलेटेड जो हमने वीडियो अभी कंप्लीट की है, जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया, मेरा ऐसा मन था कि मैं ये महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के जो कारण है ये आप लोगों से डिस्कस करूं, बट क्योंकि जो है वो वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की हो चुकी है, आई डोंट वांट टू मतलब पुल एंड मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाना चाह रहा मैं। तो महासागरीय जल और महासागरीय जलधाराओं की जो हमारी वीडियो है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ठीक लगी हो, थोड़ी सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो आप सभी बच्चे अगर इस वीडियो से और अच्छा सीखना चाहते हैं, तो अगर इसमें कोई डाउट या कोई कंसेप्ट या आपको पॉइंट लगता है जो आपको क्लियर नहीं है, सो आप वो मुझे एक बार बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर डेफिनेटली जो है वो डिस्कस करूंगा। तो आप लोग जैसे ही इस वीडियो को देखें, देखने के लिए इस चैनल पर आएँ, सबसे पहले वीडियो को या चेक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वी विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड अटेंशन एंड थैंक यू सो मच डियर।